हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का पद परिचय जो कि आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर चुके हैं, आज उसी पद परिचय के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ग्रामर का हर टॉपिक एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से ऑप्शन को सही करें। उसकी ट्रिक आज आपको बताई जा रही है कि किस ट्रिक से आप देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे ताकि आप सही ऑप्शन उसमें चुन सकें। पद परिचय, जैसे कि आपको हमने स्पष्ट किया था कि जब तक शब्द स्वतंत्र रहता है उसे हम शब्द कहते हैं, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे कोई ना कोई पद, कोई ना कोई स्थान मिल जाता है। चाहे उसे संज्ञा का स्थान मिलता है, चाहे सर्वनाम का, चाहे विशेषण हो, क्रिया हो, या अविकारी शब्दों में कोई भी आपको हो सकता है, वो स्थान मिल जाता है। तो व्याकरणिक रूप से उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है, मान लीजिए आपका यात्री जल्दी से स्टेशन चले गए। आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी रूप में दिए हुए होंगे कि जिस भी पद का परिचय पूछना है वह आपका रेखांकित पद होगा। उसके नीचे आपकी रेखा खींची होगी, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड होगा। उसी के अनुसार आपको चारों विकल्पों में उसके उत्तर का चयन करना है। अब आप देखिए, यहाँ पर स्टेशन पद का आपको पद परिचय देना है। अब फर्स्ट आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन। अब आप देखेंगे कि स्टेशन है, स्टेशन का नाम तो दिया नहीं है कि भाई बरेली का स्टेशन है, मुरादाबाद का स्टेशन है, लखनऊ का स्टेशन है। तो जब स्टेशन का कोई नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम को कहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का, प्राणी का, स्थान का, किसी पुस्तक का, नदी का, पर्वत का, किसी का भी अगर नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो पहला पद पढ़ते के साथ ही आपको समझ में आ गया कि स्टेशन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब दूसरा आपका ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कोई भाव तो आपका है नहीं। भाव तो वो होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। अब स्टेशन तो दिखाई देता है जो भी है, तो इसलिए हमारा भाववाचक संज्ञा भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में भी आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा है, तो इसका मतलब हमारा यह भी गलत हो गया। अब ये है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा आपकी वहां होती है जो शब्द किसी पूरी जाति का बोध कराता है। अब स्टेशन कहीं का भी हो सकता है, तो इसलिए ये जाति के अंतर्गत आता है। अब स्टेशन एक है, चले गए, तो एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए पहली बात तो मैंने जब पद परिचय समझाया था तब आप लोगों से कहा था कि संज्ञा से लेकर यानी चारों विकारी पद और चारों अविकारी पद का आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि कौन सा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, एक वचन है या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सबके जितने भी भेद वगैरह होते हैं, इन सबकी जानकारी अच्छी प्रकार से होना अनिवार्य है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आप कोई भी एक जनरल वाक्य भी बनाकर देख सकते हो, जैसे कि स्टेशन बहुत बड़ा है। आप ये तो नहीं कहोगे स्टेशन बहुत बड़ी है। अब बड़ा है आपको स्पष्ट हो गया कि ये पुल्लिंग होगा। अब स्टेशन जगह है, तो जगह है तो ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आपका जो घ ऑप्शन है वो सही है। अब इसमें पहचान आपको किस तरह से करेंगे, आप ये सारे चीजें पढ़ते रहोगे पॉइंट्स, तो इसमें एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में यह देखिए फर्स्ट वाला जो भेद है क्या हमारा उससे कहीं मैच कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि केवल पहला पहला देखकर मैंने आपको बता दिया कि ये आपका रॉन्ग है। फिर जो आपका शेष बचा है उसके भी बाकी जितने पॉइंट्स हैं उससे भी आपको टैली करना है कि क्या हमारे सारे पॉइंट्स वहां पर ठीक फिट बैठ रहे हैं। तो इससे आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा यही ऑप्शन इसमें सही आएगा। सेकंड है
यहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है। अब बहाव, बहाव को तो केवल आप महसूस ही तो कर सकते हो कि कितना बहाव है। अब बहाव जो है बहना क्रिया से बना है, बहना क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा आपकी गलत हो गई, क्योंकि इसकी तो कोई जातियां होती नहीं है बहाव की, तो ये तो एक वेग है, स्पीड है। व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बहाव किसी चीज का कोई नाम नहीं है आपका। तो दोनों ऑप्शन ये आपके पहले ही गलत हो गए हैं। ठीक है, अब बचे आपके दो ऑप्शन ग और घा। अब इसमें यहां भी भाववाचक संज्ञा है, यहां भी भाववाचक संज्ञा है। जब दो ऑप्शन में एक चीज आपकी सही है, फिर आपको दूसरा पॉइंट देखना है। ये तो आपका सेम मिल गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन है। तो यहाँ पर आप देखिए नदी का बहाव बहुत तेज है, तो बहाव आपका बहुवचन में कभी नहीं आता है। बहुत तेज है, इसी से आपको लग रहा है ये एक वचन में आएगा। पुल्लिंग देखिए आपका दोनों में सेम है, कर्ता कारक दोनों में सेम है। केवल एक पॉइंट की वजह से आपका ये सही हो गया और ये आपका गलत हो गया, जबकि तीनों पॉइंट्स आपके एक जैसे ही दिए हुए हैं। तो इसलिए जब भी आप पद परिचय देखें, एक एक पॉइंट को चारों में लेकर चले। पहला पॉइंट से जो निगलेक्ट हो गए उनको क्रॉस करते चले जाइए अपने क्वेश्चन पेपर पर, जिससे आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो। फिर दो एक जैसे मिल रहे हैं तो दूसरे पॉइंट को देखिए, दोनों एक जैसे मिल रहे हैं तो तीसरे पॉइंट को देखिए। तो इस तरीके से करके आप मिलाएंगे तो कहीं आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कुछ लड़के खेल रहे थे, दाल में कुछ पड़ा था। दोनों वाक्यों के कुछ का पद परिचय होगा। भाई यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, हमें दोनों का बताना है कि क्या क्या है। पहला कुछ सार्वनामिक विशेषण, दूसरा कुछ अनिश्चयवाचक विशेषण। अब आप देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो सही है आपका, भाई दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें नहीं मालूम है, तो पहले दूसरा वाला तो आपका सही है। लेकिन पहला जो सार्वनामिक विशेषण है वो यहाँ पर आपका नहीं है। देखिए कहीं कहीं वैसे आपका होता है, हम कहते हैं कि संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वो सार्वनामिक बन जाता है, लेकिन ये इसमें संकेत नहीं कर रहा है आपका। यहाँ पर ये संख्या को बता रहा है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो पहला कुछ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहली बात तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी गलत है और निश्चित संख्यावाचक भी गलत है, क्योंकि कोई निर्धारित संख्या इसमें नहीं दी हुई है। फिर पहला कुछ परिमाणवाचक विशेषण, कोई नाप तोल तो है नहीं बच्चों की, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों तो आपके ऑलरेडी अपने आप ही गलत हैं पहले से, सिर्फ आपका कंफ्यूजन बचा था दो में। अब यहाँ पर आपका सार्वनामिक है और यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है, जबकि दूसरा वाला कुछ आपका दोनों में एक जैसा दिया हुआ है। तो कुछ लड़के यानी कि हम उनकी संख्या को, हमें संख्या नहीं मालूम है कि कितने लड़के खेल रहे हैं, केवल कुछ लड़के हैं। तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा और अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही ऑप्शन आपका होगा। कोई आकर इनकी मदद करता, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। कोई आकर, अब कौन आकर, कोई के विषय में ये नहीं दिया है कि कोई आकर इनकी मदद करता। अब कोई कोई भी हो सकता है, किसी कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। तो कोई के विषय में हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, मेरा, हम आ जाता है, मध्यम में तुम, तुम्हारा, आप आ जाता है, अन्य में वह, वे, उसे, उन्हें ये आ जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका गलत हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह, वे होता है कि जो पास या दूर स्थित किसी चीज के, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में भी स्वतः, अपने आप, खुद ही, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम भी नहीं है। तो तीनों आपके गलत हो गए हैं। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसके विषय में हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, कि कोई आकर इनकी मदद करता।
अगर होता कोई आकर इनकी मदद करती तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता, करता है तो पुल्लिंग आपका हो गया, लेकिन व्यक्ति के विषय में हम नहीं जानते हैं। आज भी विभीषणों की कमी नहीं है। रेखांकित अंश का पद परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, विभीषण शब्द सुनकर आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा मत कर देना, क्योंकि विभीषण राम का भाई था, उसके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर आप वाक्य की सेंस को देखिए कि आज भी विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि विभीषण जैसे लोगों की, कि जो स्वभाव विभीषण का था उसके जैसे स्वभाव वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक ये विभीषण नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो व्यक्तिवाचक आपका गलत हो गया। फिर व्यक्तिवाचक ये भी आपका गलत हो जाएगा जब पहला पॉइंट है, तो ये दोनों तो आपके पहले ही कट गए। अब बचे आपके सामने जातिवाचक संज्ञा और ये जातिवाचक संज्ञा। अब फर्स्ट पॉइंट दोनों में सही है, जातिवाचक संज्ञा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग ये भी दोनों में सही है, क्योंकि विभीषण पुल्लिंग था तो विभीषण जैसे लोगों का, तो पुल्लिंग भी दोनों में सही है। अब इसमें बहुवचन है, इसमें एक वचन है, तो विभीषणों बहुवचनों का रूप दिया है कि विभीषण जैसे लोगों का, तो ये बहुवचन के रूप में आएगा। तो वचन आपका यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। और दूसरा संबंध कारक और कर्म कारक, क्योंकि विभीषणों की, का, की, के संबंध कारक के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हमारा सही विकल्प होगा खा। हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, इसका पद परिचय सच्चाई। अब सच्चाई देखिए, जातिवाचक संज्ञा तो नहीं है, क्योंकि सत्य की कोई जाति नहीं होती है सच्चाई की, तो इसलिए हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा हमारा तीनों में लिखा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा हमारा सही है। भाई सच से सच्चाई शब्द बना है, सच आपका विशेषण है और उसमें आई प्रत्यय जोड़कर आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई है। अब हमें देखना है दूसरा पॉइंट, बहुवचन, एक वचन, एक वचन। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि हमें सच्चाई की राह पर, तो सच्चाई का जो मार्ग है वो एक ही के लिए तो प्रयुक्त होता है, यानी कि सच्चाइयों के मार्ग पर, बहुवचन नहीं होगा। तो बहुवचन वाला ये विकल्प हमारा अब कट गया। अब बचे हमारे सामने दो विकल्प, यहाँ भी एक वचन, यहाँ भी एक वचन, दोनों सही हो गए। अब तीसरा हम लेंगे स्त्रीलिंग, यहाँ भी स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है, ये पॉइंट भी हमारा राइट हो गया। फिर हम फोर्थ पॉइंट पर जाएंगे, संबंध कारक और कर्म कारक। अब ये कर्म के रूप में तो लिया नहीं गया है सच्चाई को, अब यहाँ पर है सच्चाई की राह, सच्चाई और राह के संबंध को बता रहा है, का, की, के, तो इसलिए हमारा संबंध कारक वाला सही होगा। तो देखिए आप कितने मिलते जुलते पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमें बहुत होशियारी से, बहुत समझ से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। तो आपका सही विकल्प होगा गा। प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अब तेजी से गुणवाचक विशेषण तो नहीं है, तेज शब्द होता तब आपका। देखिए यहाँ पर हमारा कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, अब स्थानवाचक देखिए, इसमें और इसमें मैं अंतर बताऊंगी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो है नहीं, तेजी से किसी स्थान का बोध नहीं हो रहा है, तो स्थानवाचक आपका गलत हो गया। कालवाचक कोई समय को नहीं बताया जा रहा है, तो कालवाचक भी आपका गलत हो गया। अब आपके सामने दो हैं चीजें, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्य फैल रहा क्रिया की। आपको ये बताया गया था क्रिया विशेषण में कि जब किसी क्रिया की विशेषता को जो शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब तेजी से के बाद में कोई आपका संज्ञा सर्वनाम शब्द नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो ये फैल रहा क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा कि कार्य का तरीका जैसे होता है, स्थिति जो आपकी होती है वो आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आती है। तो इस तरह से आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले एग्जाम्पल आते हैं। मगर अगर आपने ये ध्यान से सोच लिया कि विशेषण के बाद अगर संज्ञा सर्वनाम शब्द है
तब वो आपका विशेषण होगा, और क्रिया है तो क्रिया विशेषण होगा। वह स्कूल का सबसे योग्य छात्र है। अब आप देखिए, छात्र संज्ञा शब्द आ गया। अब संज्ञा शब्द से पहले हमने जब योग्य शब्द का प्रयोग किया है तो इट मीन्स ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि गुणवाचक विशेषण चारों में दिया हुआ है, एक जैसा पॉइंट हो गया। अब इसमें एक वचन, एक वचन, एक वचन, अब यहाँ बहुवचन है, इसका मतलब बहुवचन वाला गलत हो गया, क्योंकि स्कूल का सबसे योग्य छात्र है, एक की बात हो रही है। अब बहुवचन वाला हमारा ऑप्शन कट गया। अब हम पे 3 बचे। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट है योग्य छात्र है, छात्रा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पुल्लिंग वाले हमारे दोनों सही हैं, स्त्रीलिंग वाला हमारा गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, बचे ये दोनों। अब यहां तक आपका सेम आ रहा है। अब विशेष्य छात्र और विशेष्य स्कूल, अब योग्य के बाद छात्र ही तो शब्द दिया है विशेष्य, तो हमारा छात्र वाला सही होगा, स्कूल नहीं, क्योंकि स्कूल तो आपका पहले दिया है। हमारा तो विशेषण के तुरंत बाद विशेष्य आना चाहिए, तो इसलिए आपका विशेष्य छात्र होगा, यह ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जब मजदूर घर पहुंचा शाम हो चुकी थी। अब पहुंचा शब्द का पद परिचय है, अकर्मक क्रिया, भूतकाल पुल्लिंग। अब आप देखिए क्रियाओं को देख लीजिए, यहां भी अकर्मक है, यहां भी अकर्मक है, यहां सकर्मक है, यहां द्विकर्मक है। अब जब मजदूर घर पहुंचा, अब इसमें कोई कर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि घर, घर तो एक प्लेस है, प्लेस हमेशा हमारा अधिकरण कारक में होता है, तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं दिया है। द्विकर्मक, 2 कर्म नहीं दिए हुए हैं इसमें, जब कोई कर्म ही नहीं है, जब हम सकर्मक मना कर रहे हैं कि कोई कर्म नहीं है, तो द्विकर्मक का कोई मतलब ही नहीं उठता 2 कर्म होने का, तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हमारा बचता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक जैसे आ गए। अब जब मजदूर घर पहुंचा शाम हो चुकी थी, पहुंचा का मतलब है कि उस समय की बात की जा रही है, तो ये आपका वर्तमान काल हो गया, सॉरी भूतकाल हो गया। पहुंचा यानी कि घर वो जा चुका, शाम हो चुकी थी, इसी से हमारा स्पष्ट हो रहा है, यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है, तो भूतकाल आपका राइट होगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो जब एक भी पॉइंट गलत हो गया तो स्वाभाविक ही है कि जिसमें सारे राइट हैं वही आपका आएगा। वैसे भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, मजदूर घर पहुंचा पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो इस तरह से आपको पहचान करनी है पद परिचय के लिए। यह देश वीरों का है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। अब यह देश, अब यह वैसे तो आपका ये क्या है, सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम निश्चयवाचक, बहुवचन आपका है। अब यह देश वीरों का है, अब हमारे सामने तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि यह देश वीरों का है जिसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकें, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम तो हमारा वहां होता है जैसे हम कहते यह मेरी पुस्तक है, या ये राम के पिता हैं, वह मेरा घर है। जहां हम इस तरीके से एक इंगित किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत ही हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि देश जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द से पहले जब यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, क्योंकि यह इस देश शब्द की विशेषता को बताने का कार्य कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हमारा राइट है। अब ये दोनों में मिल रहा है। अब बहुवचन, यह देश, देश तो एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं, तो बहुवचन वाला हमारा गलत हो गया, एक वचन वाला सही होगा, पुल्लिंग होगा, और विशेष्य आपका देश हो गया। तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण होगा, इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहेंगे। चोर और पुलिस दोनों ही भाग रहे थे। अब भाग रहे थे, चोर और पुलिस दोनों ही। अब आप देखेंगे मुख्य क्रिया दी है, इसमें संयुक्त क्रिया दी है, यहां भी संयुक्त क्रिया है, यहां सहायक क्रिया है। अब देखिए मुख्य क्रिया हम किसे कहते हैं, जो मेन वर्ब होती है। अगर केवल रहे को छोड़कर भाग पर निशान लगा हुआ होता तो ये आपकी मुख्य क्रिया हो जाती, भागना।
ठीक है, लेकिन ये आपका रेखांकित पूरा पद है, तो मुख्य क्रिया आपका गलत हो गया। सहायक क्रिया तब होती जब भाग को छोड़कर केवल रहे थे पर होता आपका लाइन, तब ये आपकी सहायक क्रिया हो जाती, जिसे इंग्लिश में आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। अब बचे आपके सामने दो ऑप्शन, संयुक्त क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया है भाई, भाग रहे थे, ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए संयुक्त क्रिया के स्थान पर यहाँ कहीं अकर्मक सकर्मक भी होता, आपकी क्रिया होती, संयुक्त नहीं होती, तब आपका क्या होता, अकर्मक क्रिया होती, क्योंकि कोई कर्म नहीं दिया हुआ है। अब अकर्मक सकर्मक का तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब संयुक्त क्रिया हमारी ठीक है। अब बहुवचन दोनों में सही है, पुल्लिंग दोनों में सही है आपका, अब भूतकाल ये भी दोनों में सही है। अब अंतर क्या है, कर्मवाच्य और कर्मणि प्रयोग, कर्तृवाच्य और कर्तरी प्रयोग, हमें इसमें देखना है। अब आप देखेंगे चोर और पुलिस दोनों ही भाग रहे थे, सिंपल आपका वाक्य है, यानी कि एक्टिव वॉइस में आपका वाक्य है। अगर पैसिव वॉइस होता तो आपका कर्मवाच्य हो जाता, और पैसिव वॉइस इसका क्या होता, चोर और पुलिस दोनों के द्वारा भागा जा रहा था, तब आपका ये कर्मवाच्य हो जाता। अब ये भाग रहे थे, इन दोनों कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है क्रिया, तो इसलिए आपका यह वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चारों का फर्स्ट पॉइंट एक जैसा। अब दूसरा देखिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पर भी आपका है। अब पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पढ़ाई अच्छा करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग वाले हमारे दोनों ये भी कट हो गए। जब ये तीनों हमारे कट हो गए, क्योंकि यहां पर भी आपका पुल्लिंग है, तीनों में पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, तो तीनों हमारे कट हो गए, स्त्रीलिंग के कारण पढ़ाई आपका ये हो गया, एक वचन हो गया और कर्म कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई शब्द जो है वो कर्म के रूप में लिया गया है कि उसने फिर से पढ़ाई क्या शुरू कर दी, पढ़ाई शुरू कर दी। जब हम क्या और किसको को कहकर प्रश्न करते हैं, उससे हमें जब कोई उत्तर मिलता है तब वो हमारा कर्म कारक के अंतर्गत आता है। तो हमारा वाक्य यही हुआ, उसने क्या शुरू कर दी, उसने पढ़ाई शुरू कर दी। देखना बाहर कोई खड़ा है, अब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम, अब हमें कोई निश्चय तो है नहीं, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हम उसके विषय में नहीं जानते हैं, तो निश्चयवाचक आपका गलत हो गया। अब बचा आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। अब सार्वनामिक भी आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं दिया हुआ है, तो सार्वनामिक विशेषण भी आपका नहीं हो सकता, तो दोनों आपके गलत हो गए। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक ठीक है, लेकिन एक वचन और बहुवचन। अब कोई खड़ा है, यानी कि हम किसी एक के लिए बात कर रहे हैं, तो बहुवचन वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, हमारा सही होगा एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, क्योंकि खड़ा है एक व्यक्ति के लिए है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर बच्चा बहुत रोया। अब रोया शब्द सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आपको देखना है कि इसमें कोई कर्म दिया है या नहीं दिया है। चोट लगने पर बच्चा बहुत रोया, इसमें कोई कर्म नहीं दिया है। आप किसी को भी देखिए, क्या किया, क्या रोया, कैसे, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपका इसमें कोई कर्म नहीं है, तो अकर्मक, सॉरी, इसमें कोई कर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं होगी। सकर्मक का मतलब है कर्म युक्त होना, जिसमें कोई कर्म दिया हुआ है। जब कोई कर्म नहीं दिया तो सकर्मक क्रिया वाले दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब हम पे ऑप्शन बचे दो, अकर्मक क्रिया। अब बच्चा बहुत रोया, एक वचन, ये एक वचन भी ठीक है, रोया पुल्लिंग, पुल्लिंग भी आपका सही है। अब बचा आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जैसा अभी मैंने इससे ऊपर ही आपको बताया था कि चोट लगने पर बच्चा बहुत रोया, ये आपका कर्तृवाच्य है। अगर आपका होता चोट लगने पर बच्चे से बहुत रोया गया, या बच्चे के द्वारा बहुत रोया गया, पहली बात तो जब इसमें कोई कर्म है ही नहीं तो कर्मवाच्य इसका बनेगा ही नहीं,
कर्मवाच्य बनेगा इसमें कुछ ना कुछ कर्म को ऐड करने पर। तो जिन उसमें क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता है तो उसमें कर्मवाच्य कभी भी नहीं बनता है। नेक्स्ट है वह बहुत मनोरंजक कहानी है, रेखांकित पद का परिचय होगा। वह बहुत मनोरंजक कहानी, कहानी शब्द इसमें पूछा गया है। अब आप देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कहानी, कोई नाम तो दिया नहीं कहानी का, कि किसी कहानी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक आपका ऑलरेडी गलत हो गया। अब कहानी, कोई भाव नहीं है क्योंकि कहानी को हम पढ़ सकते हैं, कहानी को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है कि जिस उसकी कोई तरीका बताया जा रहा है। मेन है आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी कहानी जाति का बोध करा रहा है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। कहानी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता बता रहा है। ये मैंने जब आपको संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय समझाया था तब भी आपको ये चीज बताई गई थी कि ये सारे पॉइंट्स आपके होते हैं, लेकिन इस तरह के ऑप्शनल में कहीं आप देखेंगे है क्रिया का के साथ संबंध बताया है, कहीं नहीं बताया है। तो ये तो आपको सामने जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों को देखकर ही आप अच्छे प्रकार से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सही आ रहा है। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहाँ पर की का आपको पद परिचय करना है। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक या उपरोक्त कोई नहीं। अब ये तो आप जानते हो कि की हमारा कंजक्शन है यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय है, तो उपरोक्त कोई नहीं ये तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि समुच्चय बोधक तो देखिए सब में आपका आ रहा है और ये भी हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हमें ये देखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय जो दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। अब इसमें कौन सा हमें पहचान करना है? देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक आपके वहां होते हैं जैसे और, या, तथा, लेकिन, इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं उनको हम समानाधिकरण में करते हैं। और जहां ये मिश्र वाक्य वाले आपके होते हैं, जो मिश्र वाक्य आपको पढ़ाए गए थे, मिश्र वाक्य वाले जैसे उपवाक्य होते हैं, तो उसमें आपका जो की है, ताकि है, क्योंकि है, इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं वो हमेशा व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। तो आपका सही होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, यह दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। शाबाश, तुमने अच्छा किया। अब शाबाश, इसका तो सबसे सरल होता है पद परिचय करना, क्योंकि हम विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही समझ जाते हैं कि ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक तो आपका गलत हो गया, इसी से हमें स्पष्ट हो गया। अब समुच्चय बोधक भी गलत हो गया, ये कोई कंजक्शन आपका नहीं है, तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। बचे आपके दो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब शाबाश तुमने अच्छा किया, इसका मतलब क्या है कि हमें किसी के कार्य से खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। तो हमें भाव को देखना है कि घृणा का भाव या प्रसन्नता का भाव। तो वाक्य से ही हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें खुशी या प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूं, रेखांकित का पद परिचय है कभी कभी। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, देखिए कभी कभी से ही हमें समय का बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है। अब समय का बोध ना तो गुणवाचक विशेषण से हो रहा है, ना सर्वनाम होता है और ना ही जातिवाचक संज्ञा में होता है। तो इसका मतलब है समय जब हमारा है, इन तीनों में समय का कोई हमारा भेद नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा। बच्चा चांद की ओर देख रहा है, रेखांकित का पद परिचय है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक ये वाक्य को जोड़ने का कार्य तो कर नहीं रहा, ये कंजक्शन तो है नहीं आपका की ओर, तो इसलिए समुच्चय बोधक हमारा गलत हो गया। विस्मयादि बोधक, कोई इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ना इसी से किसी का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचे हमारे दो, संबंध बोधक अव्यय और निपात। संबंध बोधक अव्यय हम कहते हैं प्रेपोजिशंस को, इंग्लिश में जो आपके प्रपोजिशंस होते हैं उन्हें हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब जैसे इंग्लिश में आपका होता है बिसाइड,
बिसाइड का मतलब की ओर होता है। तो की ओर, इसमें बच्चे और चांद के बीच के संबंध को प्रकट किया जा रहा है। बच्चा किस ओर देख रहा है? चांद की ओर देख रहा है। तो इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय होगा, बच्चा और चांद के संबंध को ये बता रहा है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। रेखांकित का पद परिचय भी आपका दिया था। अब भी का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई भेद नहीं है। ये क्या है? अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अव्यय संबंध बोधक, किसी के बीच के संबंध को प्रकट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। क्रिया विशेषण, ये किसी क्रिया की विशेषता को नहीं बता रहा है। भी जो है आपका अव्यय है, निपात है। जैसे कहते हैं ना, तक मैं रात भर पढ़ता रहा, वह अभी तक नहीं आया, मैं भी साथ चलूंगा। तो यानी कि किसी एक शब्द पर विशेष जोर देने के लिए, विशेष बल देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारा निपात कहलाता है। आजकल संस्थाओं द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अब संस्थाओं द्वारा संज्ञा व्यक्तिवाचक, संज्ञा जातिवाचक, संज्ञा प्राणीवाचक, संज्ञा भाववाचक। अब आप देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक। अब इसमें किसी संस्था का नाम नहीं दिया गया है कि कौन सी संस्था है, संस्थाओं द्वारा है, तो व्यक्तिवाचक आपका गलत हो गया। प्राणीवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है, क्योंकि संज्ञा के पहले तो मुख्य 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। प्राणीवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब संज्ञा भाववाचक, अब संस्थाओं द्वारा है, तो संस्थाओं में कोई भाव तो आपका नहीं है कि जिसको केवल आप महसूस कर सकते हो, संस्था को आप देख सकते हो, संस्था से आप बातचीत कर सकते हो। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये पूरी संस्था जाति का बोध करा रही है। तो जातिवाचक संज्ञा संस्थाओं द्वारा बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि संस्था स्त्रीलिंग शब्द है, और कर्ता कारक हो गया। उसने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय यानी कि अनुकरण करने योग्य जीवन को। अब जातिवाचक नहीं है कि किसी के जीवन का जो अनुकरण किया जाता है, ये कोई जाति का बोध नहीं करा रहा है। भाववाचक संज्ञा नहीं है ये आपका। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि जीवन शब्द की विशेषता को बता रहा है कि कौन से जीवन के? अनुकरणीय। कहते हैं ना कि बहुत से दर्शनीय स्थल, अब दर्शनीय शब्द है, अनुकरणीय शब्द है, उल्लेखनीय शब्द है, इस तरह के जो शब्द हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। पुल्लिंग है, एक वचन है, और जीवन यहाँ पर विशेष्य दिया हुआ है। कौन आया है? अब कौन आया है, हम उसके विषय में आगे अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, तो कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य के अंत के चिन्ह को देखकर ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि हम किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, कौन आया है। अब निश्चयवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, इसी से हमें स्पष्ट हो गया कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब श्रद्धांजलि किसी को जब अर्पित की जाती है, तो वो किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है कि कैसी श्रद्धांजलि अर्पित की। कोई श्रद्धांजलि शब्द जाति का बोध नहीं। भाववाचक संज्ञा गुणवाचक। अब आप देखिए, गुणवाचक किसी की विशेषता को नहीं बताया जा रहा है, तो गुणवाचक नहीं होगा। अब बचे हमारे पास 2 विकल्प, भाववाचक। दूसरा स्त्रीलिंग सेम है, एक वचन सेम है। अब बचा हमारा कर्ता कारक और कर्म कारक। अब उन्होंने शब्द तो आपका कर्ता दिया हुआ है ना, और हमसे पूछा है श्रद्धांजलि का। भाई उन्होंने क्या अर्पित की? उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि वाक्य में यदि क्या और किसको करके हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर यदि हमें मिल रहा है, तो वो कर्म होता है, तो कर्म कारक हमारा सही होगा।
विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको संज्ञा से लेकर निपात तक हमने स्पष्ट किया था एक पूरी तालिका में कि किस किस के पद परिचय में कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए एक ही प्रश्न दिया है कि विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। भेद, लिंग, कारक, काल। अब विशेषण के पद परिचय में कारक और काल नहीं बताया जाता, गलत हो गया। पुरुष वाच्य, वाच्य हमारा क्रिया में बताया जाता है, पुरुष भी उसी में बताया जाता है, ठीक है। और कारक हमारा संज्ञा और सर्वनाम के ही केवल पद परिचय में होता है, तो ये दोनों गलत हो गए। लिंग, वचन, पुरुष, ये भी गलत आपका हो गया क्योंकि पुरुष यहाँ पर आ गया है। भेद, लिंग, वचन और विशेष्य, क्योंकि विशेषण के पद परिचय में विशेष्य बताना भी अनिवार्य होता है। तो बच्चों, आपने ध्यान से देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपको सरल तरीका बताया कि आप सही विकल्प पर पहुंच सकें। एक एक पॉइंट चारों में मिलाते हुए आपको चलना है, और जो आपका गलत लग रहा है पहले पॉइंट में ही आपका गलत है, उसको वहीं की वहीं क्रॉस करते चले जाएं क्वेश्चन पेपर पर। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, फिर तीसरा देखिए, फिर फोर्थ देखिए। कभी कभी हमारे 2 और 3 एक जैसे मिलते होते हैं और लास्ट पॉइंट पे ही हमारा पकड़ में आता है। तो इस ट्रिक से यदि आप अपनी परीक्षा में पद परिचय करेंगे तो मैं आशा करती हूं कि आपको 4 में से 4 अंक अवश्य मिलेंगे, आपका कोई अंक नहीं कटेगा। एक एक अंक की वैल्यू होती है बच्चों आपके रिजल्ट के लिए। एक नंबर से ही आपकी पूरी परसेंटेज डाउन हो जाती है, या आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपको मिलना है आप उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो भी अध्ययन करें बहुत ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। आशा करती हूँ कि पद परिचय आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।